हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ स्टार। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, ये होगी इसकी हिंदी। चलिए, तो अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। मोटा बनता है कि छोटा बनता है कि पतला बनता है, कैसे कैसे बनता है, इसको हम देखेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने में 6 कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। कितने कंडीशन? 6 कंडीशन। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन कंडीशन हम लोग पढ़ना है। पहला तो ये पढ़ना है, चलिए, पहला है जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। कहां पे हो? अनंत पर। मतलब जब वस्तु बहुत 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 दूर स्थित हो, ठीक, तो उसे बोलेंगे अनंत पर हो। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका भी प्रतिबिंब 50 किलोमीटर दूर पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। हो सकता है आपको दिखाई दे, न दिखाई दे। अगर वहां से जो प्रकाश चला, ध्यान रखिए, अगर वस्तु से जो प्रकाश चला है, वस्तु से टकरा करके वह प्रकाश दर्पण में टकराया, तो उस दर्पण में, जिस दर्पण से टकराएगा, जिस अवतल दर्पण से, उस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा जरूर। ठीक, अगर जो प्रकाश वस्तु से टकराया है, टकराने के बाद दर्पण से टकरा रहा है, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण पर बनेगी, चाहे वस्तु चाहे जितनी दूरी पर हो। हाँ, ज्यादा दूर होगी वस्तु तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जितनी पास वस्तु होगी अवतल दर्पण के सामने, प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। तो जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, मतलब वस्तु बहुत दूर रखी हो। और सेकंड नंबर क्या है? सेकंड है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। अधिक दूरी पर हो। तो अगर दूसरा कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा, ध्यान रखिएगा, इसको आप पूरा लिखिएगा, तथा मुख्य फोकस के, यहाँ पे वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र पर हो। इस वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, ये है। ठीक, चलते हैं अगले कंडीशन पे। 4 नंबर कंडीशन हम लोगों की है। 4 नंबर कंडीशन क्या है? जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में कहीं हो। तो ये हुआ चौथी कंडीशन। हम चलते हैं
पांचवी कंडीशन क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। 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 ठीक। और लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण की, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। कहाँ पे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो अब हम चलते हैं एक एक हेडिंग को, एक एक टॉपिक को, एक एक कंडीशन को फिगर से समझ लेते हैं। चलिए, तो अगर हम पहला कंडीशन देखें तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए। पहले इसको हेडिंग करके आप इस 6 को लिख लीजिए और फिर हेडिंग करिए, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। इतना हेडिंग करने के बाद आप समझिए हमारे साथ। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आप अवतल दर्पणदार प्रतिबिंब का बनना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अब इसमें जो है मुख्य अक्ष खींच लिए, ध्रुव लिखाएंगे। ठीक। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा कहीं पे, ये, और मुख्य फोकस यहाँ पे होगा कहीं पे बीच में। बताए थे आपको कि जो मुख्य फोकस होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। इसको हम प्रूव भी कराएंगे भाई। चलिए, तो वस्तु जो कहाँ पे है? अनंत पर। तो हम पहले बताए थे आपको कि वस्तु को अगर वह अनंत पे रखी हो, अनंत पर स्थित हो, तो वहां से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है। अधिकांश केसेज में, सब नहीं होती हैं, लेकिन अधिकांश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित है तो वहां से आने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी जरूर। ठीक है, चाहे मुख्य अक्ष के समांतर हो चाहे ना हो, लेकिन एक दूसरे के समांतर होंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से वस्तु अनंत पे रखी है, तो वस्तु अनंत पे रखी है तो बहुत दूर रखी है। दूर रखी है तो यहाँ बोर्ड में थोड़ी आ पाएगी, इसलिए हम इसमें वस्तु को दिखाएंगे नहीं। बस ये जानेंगे हाँ किरणें आ रही हैं। ये माने 2 किरण ऊपर से गई और 2 किरण नीचे साए जा रही है। ठीक है, चार 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 लड़ रही है। ठीक, दर्पण में। अब बताइए, सुनिए। अब आप जानिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से ही गुजरती है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो इसलिए ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो यहाँ चटाचट लड़ी, तो लड़ने के बाद कहाँ पे जाएंगी? मुख्य फोकस से। तो यहाँ से मुख्य फोकस से इसको भेज दीजिए। ये भी, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ और तुम भी जाओ। ठीक, तो ये किरणें मुख्य फोकस से होकर चली गई। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, हम क्या बताए थे इमेज के डिफिनेशन में कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से निकलती प्रतीत होती हैं। तो हम बताए थे कि अवतल दर्पण में एक केस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में किरणें वास्तव में मिलेंगी, मतलब मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये सुनिएगा, यहाँ पे किरणें परावर्तन के पश्चात यही मिल रही हैं, तो यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ क्या बन जाएगा? इमेज। अर्थात जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब जो होता है ये छोटा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक में दिखाई देता है सही से, वास्तविक होता है।
और और उल्टा होता है। ध्यान रखिए कैसे होता है, उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे उल्टा इमेज बना दीजिए। ये बहुत छोटा इमेज बनेगा, दूर वस्तु है ना, तो इमेज जो है बहुत छोटा बनेगा। तो यहीं पे इमेज बनेगी इस पॉइंट पे। ठीक, तो इसमें लिखें क्या, आप हेडिंग कर ली किए होंगे। इसको हेडिंग करने के बाद इस फिगर को बना लेंगे, और इस फिगर बनाने के बाद इस दर्पण का नाम रख देंगे M1 M2, और उसके बाद बनाने के बाद इसमें लिखेंगे जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के अपेक्षा बिंदु के आकार का होता है। वस्तु के मत लिखिए, तथा बिंदु के आकार के होता है। फिर सुनिए एक बार, जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बिंदुवत होता है। इतना लिख लीजिए। हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। चल, अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 हम लोग क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ी अधिक दूरी पर स्थित हो। ठीक, तो लिख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो या स्थित हो। चल, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र से ये अधिक दूरी पर है। तो हम बना ले पहले फिगर, और पढ़ क्या रहे हैं, किसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, उसका फिगर बना देते हैं। ये प्यारा सा हमारा फिगर हो गया। इसका नाम क्या रख दें, M1 M2, और ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, पोल। सही नाम बता रहे हैं आप, ठीक है। और ये जो आपका है, ये क्या है, कर्वेचर ऑफ सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और बीच में क्या होगा, मुख्य फोकस। बीच में क्या होगा, मुख्य फोकस। आपको हम ये बताए थे कि जो फोकस दूरी होती है, अर्थात यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वह वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी के आधी होती है। और इसको आपको हम आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करने के लिए भी इसको बोले हैं। तो अब देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी होती है, स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम यहाँ पे एक वस्तु रख दे रहे हैं वक्रता केंद्र थोड़ी अधिक दूरी पर। इसका नाम क्या है, ओड है। ठीक, वस्तु का नाम क्या रख दिए, ओड है। इतनी लंबी वस्तु है। तो अब देखो, ध्यान रखिए, पहली किरण भेजिए। पहली किरण जो हमें भेजना है वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। जितने भी हम कंडीशन पढ़ेंगे, 6 कंडीशन, उसमें सभी में पहली जो रे होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही जाएगी। तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस समांतर ले जाएंगे। ये साए से ये ले गए, और ये यहाँ पे धड़ाक से टकरा गई। हाँ, जब टकराएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। हम आपको इसके पहले बता चुके थे कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होती है, अर्थात पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात, मतलब जब टक्कर होती है इसकी मिरर से, कनकेव मिरर से या कन्वेक्स मिरर से, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो इसको भी हम लोग प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। तो ये कहां से होकर गई, प्रिंसिपल फोकस से। अब देखेंगे दूसरी रे। तो पहली रे तो आपको याद ही नहीं चाहिए कि किसी भी कंडीशन में पहली रे कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, और रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से, मेन फोकस से। अब दूसरी रे कहां से जाएगी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरी रे जो है वो यहां से होकर जाएगी, ऐसे 60 टकराएगी। कहां से होकर जाएगी, कर्वेचर
सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे केवल दो ही फिगर हम दिखा रहे हैं आपको, ये जाने का सिंबल है और ये आने का। सुनिए ध्यान से, मतलब इसका क्या हुआ कि जिस मार्ग पे जाएगी उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। किधर से गई? कर्वेचर ऑफ सेंटर से होते हुए यहाँ टकराई और फिर उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी वस्तु तक। ऐसे किरणें जाती रहेंगी आती रहेंगी। केवल अब आपको क्वेश्चन में मन में होगा क्या दो ही किरणें आती हैं? अगर कोई वस्तु कर्वेचर ऑफ सेंटर थोड़ा दूरी स्थित पे है तो क्या वहां पे दो ही किरणें आती हैं सर जी? तो इसका आंसर है नहीं, किरणें बहुत आती हैं, असंख्य अनगिनत किरणें, बहुत किरणें पे किरण आती है। तो लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं कि, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ऐसे किरणें आती हैं, ऐसे यहाँ मिलती हैं, इसलिए फिगर बनाया गया है। तो अब आप देखिए कि रिफ्लेक्शन के पश्चात किरणें कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज। और ध्यान रखिए, फिर जब यहाँ पे इमेज बनती है तो यह देखा गया कि ये जो इमेज होती है उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी। ठीक, उल्टी मतलब अगर हम लोग सीधा खड़े हैं तो जो इमेज रहेगी वो उल्टा दिखाई देगा कि ये उल्टा खड़ा हुआ है व्यक्ति। ठीक, जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं तो फेस किए रहते हैं उस तरफ, लेकिन दर्पण में क्या दिखता है कि हम फेस इस तरफ किए हैं। ठीक, तो उल्टा है। तो अब इस इमेज का हम क्या नाम रख दें? आई डैश। तो इमेज का नाम है आई डैश और वस्तु का नाम क्या है? ओ डैश। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में आपको लिखना क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित होती है, ध्यान सुनिए, इसको लिखना आपको ये फिगर बनाने के बाद नीचे लिखना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कहीं बनता है। मध्य मत कहिएगा, मध्य मतलब एकदम बिटवीन, बीच में, मिडिल में, लेकिन बीच कह दोगे तो यहां से यहां तक में कहीं भी इसके बीच में बनेगा। तो लिखना क्या है? फिर सुनिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कहीं बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। बस आप समझिए, छोटा मतलब अगर इसकी लंबाई इतनी है तो इसकी लंबाई थोड़ा कम रहेगी, चाहे जितना मतलब इससे कम रहेगी बस। इसके पहले कंडीशन में आप देखे थे कि पॉइंट के जैसा इमेज बना था। क्यों? क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी थी, इसलिए इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट की तरह। ठीक, मतलब बिंदु बहुत छोटी सी, और यहाँ पे इमेज वस्तु से छोटी बनेगी। अभी इसके बाद कंडीशन में जो इमेज रहेगी वह वस्तु के बराबर बनेगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो यहाँ पे तो डाल लेते हैं थर्ड कंडीशन। ये हो गया थर्ड कंडीशन। यहाँ पे केंद्र पर स्थित, वक्रता केंद्र पर हो। चल, तो अब की बार जो वस्तु है कहाँ पे स्थित है? वक्रता केंद्र पर, कर्वेचर ऑफ सेंटर पर। चलिए, तो यहाँ पे वस्तु है तो इसको हम जो है ये यहाँ पे एक वस्तु रख दिए, इसका नाम क्या रखें? ओ डैश। क्या नाम है? ओ डैश। वस्तु की लंबाई कितनी है? ओ डैश। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम पहले बता चुके हैं कि पहली रे है वो मुख्य अक्ष समांतर जाएगी और रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस से। जाहिर सी बात है, पहले बता चुके हैं। तो ये जो है किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये सांस यहाँ से होकर गुजर गई सांस। चलिए अब देखते हैं सेकेंड रे याद करिए कैसे जाएगी। सेकेंड रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस अर्थात मेन फोकस से होकर जाएगी। चलिए, तो इसको जो है जैसे हमने याद किया उसी तरह आप लोग भी याद कर लीजिए। अब फिगर विशेष ध्यान दीजिए, फिजिक्स में फिगर पे ध्यान देंगे तभी आप कंसेप्ट अच्छा होगा, क्लियर होगा। नहीं तो रट्टा फिकेशन करेंगे तो आपका लोड भी पड़ेगा और ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं। तो जो दूसरी रे है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी ऐसे सांस से। अब सुनिए, जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है
तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। और जब जो है प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मतलब उल्टा, ऐसे जाएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे मुख्य समांतर हो जाएगी। ठीक, तो इसको जो है हम मुख्य अक्ष के समांतर कर दे रहे हैं, ये तो ये किरण मुख्य समांतर आ गई। अब आगे ध्यान दीजिए, अब तीसरी किरण किरण और है, वैसे दो ही किरण में काम चल जाएगा, यहाँ मिल गई तो यहीं पे इमेज बनेगा, लेकिन एक और देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है तीसरी किरण आप याद करिए, ऐसे जाएगी, सांस ऐसे लड़ेगी, और लड़ने के बाद कहाँ आएगी? एक बार में आज तक मुझसे कभी फिगर नहीं बना। तो यहाँ पे किरण जो है यहाँ मिल रही है, तो यही क्या बन जाएगा? इमेज कैसी? उल्टी। इसका नाम क्या रखें? आई डैश। इसका नाम क्या है? आई डैश। अब आगे ध्यान दीजिए, और ये कहाँ बनी है? वक्रता केंद्र आप दिख रहा है, जस्ट वक्रता के नीचे बनी हुई है। तो इसमें लिखेंगे आप क्या कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप सुनिए, उल्टा का मतलब आप बताएं दिए, वास्तविक मतलब रियलिटी में दिखाई देगा, वह इमेज रियलिटी में दिखाई देगा। और अब आगे सुनिए, और ये जो है वस्तु के बराबर होगा। जैसे वस्तु की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो इसको आपको लिखना है और ये फिगर बना लेना है। पहले फिगर बनाइए, फिर जो हम बोले उसको आपको उसको लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन। हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। कहां पे? बीच में। चल, तो अब ये हेडिंग कर लीजिए। ये कौन सा कंडीशन है? तीसरा कि चौथा? 4 नंबर कंडीशन है। चलिए, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो इसके बीच कहीं पे हम एक वस्तु रख देते हैं जिसका नाम है ओ डैश। नाम क्या है? ओ डैश। और पहले बताया था आपको पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो पहली किरण मुख्य समांतर भेजिए, खट से ये साई गई, अब मुख्य समांतर जाएगी, कहां से होकर गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये गुजर गई प्रिंसिपल फोकस से। अब सेकेंड किरण कहां से जाएगी? इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहली किरण हम याद करा देते हैं आपको, और सेकेंड रे आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये इधर से गई और ये चल दी यहां से, ठीक है। अब सेकेंड रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी पहले, तो प्रिंसिपल फोकस से ये, अब प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो इसको ऐसे, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, ये, तो इसका जो इमेज कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे, ध्यान रखिए यहाँ मिल रहा है, और कर्वेचर ऑफ सेंटर आपका यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? ये आई डैश। और अगर आप सही बनाएंगे तो इमेज थोड़ा और इधर आएगा, ठीक है, बहुत पास बन गया वक्रता केंद्र के, तो इमेज थोड़ा और इधर जाएगा। तो पहली रे कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। अब कहाँ से होकर गुजरेगी? रिफ्लेक्शन के पश्चात, टकराने के पश्चात घात से प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरी रे कहां से होकर जाएगी? इसको याद कर लीजिए कि चौथे कंडीशन में सेकेंड रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। और फिर इसके पहले कंडीशन में, या इसके पहले दूसरे कंडीशन है कि तीसरे में बताए थे आपको कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलेगी टकराने के पश्चात। और प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी
तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वही प्रिंसिपल फोकस से होकर गई तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जहां मिलेंगी दोनों वही क्या बन जाएगा, इमेज। इमेज का नाम क्या है, आई आई डैश। अब सुनिए आगे, एक आप ट्रिक पकड़िए, जैसे छोटा बड़ा इमेज बताना आपको। तो सुनिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र के इस साइड में रखी होगी तो इमेज जो है वो छोटा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखी होगी तो जो उसका इमेज होगा वह वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ठीक है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के बराबर ही बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब किसके बराबर, वक्रता केंद्र वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। आपको इसमें लिखना क्या है, इसको सुनिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। इसको देखा गया है भाई, वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखकर देखा गया है तो उसका इमेज जो था वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। इसलिए इस पे ये सब अधिकतर इसमें जो चीजें हैं जो बताया जा रहा है आपको, ये सब प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटली चीजें बताई जा रही हैं। और किरण जो दिखाई जा रही है ये तो केवल समझने के लिए, केवल 2 किरणें थोड़ी जाती हैं वस्तु से, बहुत सारी किरणें आती हैं। ये तो आपको बताया गया कि इसी तरह किरणें जाकर के मिलती हैं। चलिए, तो इसमें आपको यही जो भी बोले आप अभी यही लिखना है। अब चलते हैं हम लोग अपने 5वें कंडीशन पर। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने 5वें कंडीशन पर। 5वीं कंडीशन क्या हम लोगों की, जब वस्तु, बोलिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहां पे हो, मुख्य फोकस पर। तो हेडिंग कर लेते हैं, जब वस्तु, थोड़ा दिख रहा है नहीं आपको, थोड़ा देखें तो दिख रहा है नहीं इसमें। चलिए ठीक। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो तो वस्तु कहां की बार है, मुख्य फोकस। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे एक हम लोग कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। और ये क्या है इसका, सब लोग बोलेंगे क्या, पी मतलब पोल। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे जो होगा ये सेंटर है। और इसके जस्ट बीच में क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग। थोड़ा प्रिंसिपल फोकस और बीच में होना चाहिए, यहाँ कर देते, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, प्रिंसिपल फोकस पे रखी हुई है। तो यहाँ पे वस्तु रख दे रहे हैं ये, और पहली किरण इस वस्तु का नाम क्या रख दें, ओ डैश। चलिए ठीक, आप कह रहे हैं तो रख दे रहे हैं ओ डैश ना। पहली किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर 60 फलड़ी। और 60 फलड़ने के बाद कहाँ पे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। तुम बताएं आपको कि जो किरण मुख्य समांतर जाएगी और रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये किरण ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के पश्चात यहां से निकलेगी, ये यहां से निकलेगी। अब नेक्स्ट रे जो है वो याद करना पड़ेगा, अब कैसे जाएगी सुनिए। नेक्स्ट रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई 60 से, आंख हट फ्लड़ी फट से, ठीक। और उसके बाद फिर उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। अब तो लौटेगी तो ऐसे एरो बन जाए, मतलब उसी मार्ग पर गई और रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी मार्ग से आएगी। चलिए देखें कहाँ पे जाएगी। तो ये जो है ये रे ऐसे ही निकलेगी। और थोड़ा इसको और अच्छा बनाए, अगर थोड़ा तिरछा हो गया है, ये
मतलब इसको मिटाने का मतलब ये था कि अगर आप सही बनाएंगे फिगर पेंसिल से और स्केल की हेल्प से, तो देखेंगे कि जो ये किरण है ये और ये आगे जाएंगी, तो जितना आगे जाएंगी उतना पास पास आते जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई है, मतलब जितना दूर जाएंगी उतना पास पास आती जाएंगी। इसका मतलब आगे जाकर कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेंगी, और जहां पर मिलेंगी वही क्या बन जाएगा, इमेज। और अगर देखिए अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये बोर्ड पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये मिलेंगी नहीं। इसका मतलब इसका इमेज बहुत दूर बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि इसका इमेज कहाँ बनता है, अनंत पे। और इसको हम बताएंगे आपको कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र से इधर रखी जाएगी तो इमेज बड़ा बनेगा, जितना ही पास रखोगे इमेज उतना बड़ा बनेगा, और जितना ही दूर रखोगे इमेज उतना छोटा बनेगा। सेंटर आप कर्वेचर पर रखोगे तो इमेज वस्तु के बराबर बनेगा। तो इमेज इसका जो है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बहुत दूर, मतलब अनंत पर। और अवतल दर्पण के एक कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी कंडीशन पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। किसमें नहीं होता है छठवें कंडीशन पर प्रतिबिंब ना तो वास्तविक होता है और ना ही उल्टा होता है। लेकिन इस कंडीशन में, जो कि पांचवें कंडीशन है, छठवें कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, तो लेकिन पांचवें कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा, उल्टा होगा, और वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी होगा, अधिक बड़ा कह सकते हैं हम लोग। ठीक, इसके पहले वाले में बड़ा बनेगा, इस वाले कंडीशन में अधिक बड़ा कहेंगे। ठीक, तो इसमें आपको लिखना क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, या प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। हम लोग चलते हैं अपने छठवीं कंडीशन पे। क्या छठवीं कंडीशन क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब एकदम पास टच करके, ठीक है, रखी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, कहाँ पे, बीच में हो, ये। तो अब की बार जो वस्तु है वो कहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो एक वस्तु जो हम रख देते हैं प्रिंसिपल फोकस और ध्रुव के बीच में, ये वस्तु रखती है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पहली किरण जो है, और इसको ऊपर कर देते हैं, ये इसका नाम क्या रख दें, ओ डैश। चलिए आप कह रहे हैं तो रख दे रहे हैं। पहली किरण आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये सट बहुत पास है, लड़ गई खट्टे से, और सब रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से निकलेगी बताइए, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस से देखो जा रही है, ये। ठीक, और जो दूसरी है, दूसरी इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहली इमेज तो आपको याद करवा दिए हैं कि अगर जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे भाई आप लोग याद करिए, दूसरी रे जो है ये ऐसे गई और लड़ी, और लड़ने के बाद ये उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। अब कहां से होकर जाएगी, ये देखिए कहां से होकर जा रही है, ये आपको फिगर में दिख रहा है कि ये जो रे है दोनों, ये जितनी दूर जाएंगे उतना फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। तो इतना कन्फर्म है कि जितना दूर जाएंगे उतना फैलती जाएंगे, मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये जो रे हैं ये कहीं पर भी आपस में मिलेंगी नहीं, आगे जाकर के कहीं पर भी आकर आपस में
अनंत अनंत पर मिलेंगी नहीं। इसका मतलब इसका इमेज आगे कहीं नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसको पीछे ले जाएं क्या, चलिए तो इसको हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं यहां से, ये इसको भी ले जाएंगे। तो जब दोनों पीछे ले जाते हैं तो आपको दिख रहा है कि जो रेज है यहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो यहाँ मिलेंगी तो यही क्या बनेगी, इमेज। ऐसा हम लोग फील कर रहे हैं कि अगर आगे नहीं मिलेंगी तो इनको पीछे ले जाने के बाद किरणें यहाँ मिलेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। तो यहाँ पे जो है इमेज बन गई ये। और ये जो इमेज होती है इसे बोलेंगे आभासी। जो भी किरण दर्पण के पीछे मिलेंगी उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। कौन प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो जो ये प्रतिबिंब होता है इमेज, ये कैसा होता है, आभासी। नाम क्या रख दें इसका, आई डैश। अब की बार आप देख रहे हैं कि इमेज जो है सीधा है, मतलब ये भी कंफर्म है कि जब इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे, तो इमेज कैसा रहेगा, आभासी, सीधा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इमेज है वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो जो इमेज है ये वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। तो इसमें लिखना क्या है आपको कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है या बहुत बड़ा होता है, लिख दीजिए आप। ठीक, तो इस तरह से 6 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो अभी तक जो 6 कंडीशन आपको हम अवतल दर्पण की बताए उसको हम एक टेबल में दिखाए हुए हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। इस टेबल से अगर आप देखोगे तो आपको किस कंडीशन पर इमेज कहाँ बनता है, इमेज कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है, इन सब का पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। विभिन्न स्थिति मतलब कभी वस्तु अनंत पर रहेगी तो कभी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, कभी वक्रता केंद्र पर। तो पहली कंडीशन जो भी पढ़ा है वही पूरा लिखा हुआ है इसमें। क्या, पहला ये जो है कंडीशन अनंत पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वस्तु कहाँ रहती है, अनंत पर। तो अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, मतलब प्रिंसिपल फोकस पर। इसको बताए थे आपको पहले कंडीशन पर। और इसमें जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, और प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा। बताया था उल्टा मतलब कैसे होता, क्या होता है। तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और उल्टा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है वस्तु। तो वक्रता केंद्र सी पर से दूर, सॉरी वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से दूर थोड़ा पे। तो वक्रता केंद्र सी से दूर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा, मतलब इसके पे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बिंदु के आकार का है, थोड़ा बड़ा होता है हल्का से। चलिए, अब प्रकृति कैसे होती है, वही वास्तविक और उल्टा। थर्ड कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र पर हो वस्तु। इसमें कहाँ रहेगी, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसको बताए थे आपको। और उसका आकार कैसा होगा, समान आकार का, जितना बड़ा बॉडी उतना ही बड़ा इमेज। ठीक है, अब प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले कंडीशन पर, जिसमें वस्तु कहाँ पे रहती है, फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो जब वस्तु प्रिंसिपल फोकस पर रहेगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर, इनफाइनाइट, बहुत दूर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, असीमित, बहुत बहुत बड़ा होगा। ठीक है, फिर उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग छठवें कंडीशन पे। तो छठवें कंडीशन पर बॉडी कहाँ होती है, दर्पण के ध्रुव
और फोकस एफ के बीच में होती है। तो इमेज कहाँ बनेगा इसके लिए? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे। और इसका जो आकार कैसा होगा? बड़ा होता है, वास्तु की अपेक्षा आकार जो है बड़ा होगा। और इसका प्रकृति कैसे होगी? आभासी और सीधा। इसको बताया था आपको कि जिसमें वो किरणें वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं उसे बोलेंगे कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है, और जिसमें मिलती हुई किरणें दिखाई नहीं देती हैं फिगर में, उसमें बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। ठीक, चलिए आगे।